नमस्कार दोस्तों, मैं और चिट्टी आज फिर आपके सामने हाजिर हैं। आशा करती हूँ पिछली वीडियो के सभी विषय आपको अच्छे से याद होंगे। अगर याद है तो बहुत बढ़िया, और नहीं याद तो कोई बात नहीं। चिट्टी के होते घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए संक्षेप में देखते हैं पिछली वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले देखे हमने आसपास के पदार्थ, और फिर देखी पदार्थ के कणों की विशेषताएं। साथ ही हमने जाना पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में, जो है ठोस, द्रव्य और गैसीय। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आज के विषय देखते हैं। आज का पहला विषय होगा, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? और फिर वाष्पीकरण। चलिए शुरू करते हैं। बर्फ के गोले तो सभी ने खाए होंगे, ठंडे ठंडे से। बहुत मजा आता है गर्मियों में इनका, लेकिन अगर समय रहते फटाफट ना खाया जाए तो पीना पड़ जाता है, क्योंकि बर्फ पिघल गई है। यानी हमारा गोला ठोस अवस्था से द्रव्य अवस्था में बदल गया है। मतलब कि पदार्थ अपनी अवस्था में अदला बदली कर सकता है। पर ऐसा होता क्यों है और हुआ कैसे? देखिए, हमारा बर्फ का गोला बना बर्फ से और बर्फ बनी पानी से। कैसे? पानी अगर ठंडा करते जाओ तो वो एक तापमान के बाद बर्फ बन जाता है, और जब हमारा बर्फ का गोला बाहर गर्मी में आया तो पिघलकर फिर पानी बन गया। और उसी पानी को यदि गर्म कर दिया जाए तो वह भाप बनकर उड़ जाता है। यानी तापमान बढ़ाने से ही ठोस अवस्था द्रव्य में बदली, और अब द्रव्य से गैसीय अवस्था में। यानी तापमान के प्रभाव से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। आप सबको पिछली वीडियो से याद होगा कि पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है, और तापमान के बढ़ने से ये ऊर्जा भी बढ़ती है, जिससे पदार्थ के कण ज्यादा गतिशील हो जाते हैं। और आपको यह भी याद होगा कि पदार्थ के कणों के बीच एक आकर्षण बल भी लगता था। तो हम जैसे जैसे तापमान बढ़ाते हैं, ये गतिज ऊर्जा कणों को और ज्यादा गतिशील करती है, और एक तापमान के बाद कणों की गति उनके आकर्षण बल से ज्यादा हो जाती है, और वो अपना स्थान छोड़कर ज्यादा स्वतंत्रता से गति करने लगते हैं। इसी प्रक्रिया में एक अवस्था ऐसी होगी जब ठोस कण इतने गतिशील हो जाएंगे कि वो पिघलकर द्रव्य बन जाएंगे, और ये जिस तापमान पर हुआ उसे हम गलनांक कहेंगे। इसी प्रकार अगर तापमान बढ़ाते जाओ तो द्रव्य गैसीय अवस्था में भी परिवर्तित हो जाती है, जहां पदार्थ के कण बिल्कुल स्वतंत्र हो जाते हैं एक दूसरे से। इस पिघलने और उबलने और धुआं हो जाने की प्रक्रिया में एक खास चीज होती है। आप सबने ये देखा होगा, मगर ध्यान शायद ही किसी ने दिया हो। अगर आप बर्फ को एक गर्म पतीले में डाल दें तो वो तुरंत पिघल जाएगी, और थोड़ी देर बाद वो पानी उबलने लग जाएगा। लेकिन ये उबाल पूरी बर्फ पिघलने के बाद ही आएगा। ऐसा नहीं होगा कि जितना पानी पिघल गया उतना तो उबलने लगा और बाकी की बर्फ अभी भी पिघल रही है। और तो और, जब तक पूरी बर्फ नहीं पिघलती तब तक तापमान भी नहीं बदलता पानी का। अब चाहे आप इसे कितनी भी ऊष्मा दे दो, पतीले की बर्फ पहले पिघलेगी और उबाल उसके बाद ही आएगा। तो जितनी ऊष्मा पतीले को मिली है वो सारी बर्फ को पिघलने में लग जाती है। इस ऊष्मा को हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। और जितनी ऊष्मा गलनांक में किसी ठोस को पूरा द्रव्य होने में लगी है उसे हम संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। और इसी तरह पानी को भाप बनकर गैसीय अवस्था में जाने के लिए भी गुप्त ऊष्मा लगती है, जिसे हम वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो सिर्फ तापमान बदलने से ही अवस्था नहीं बदल रही, और भी बहुत कुछ हो रहा है इन पदार्थ के कणों के बीच। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या हो सकता है किसी पदार्थ के कणों में। जैसे पिछली वीडियो में आपने देखा किस प्रकार एक छोटे से सिलेंडर से इतने सारे गुब्बारे भर दिए, और वो संभव कैसे हुआ? गैसीय पदार्थ की संपीड्यता के कारण। अब एक बात बताइए, गैस सिलेंडर तो सभी के घर में उपयोग होता होगा। उसका आकार चाहे जितना भी छोटा हो, उसे प्रयोग करके आप बहुत दिनों तक भोजन बना पाते हैं। ऐसा क्यों? इसका भी कारण है संपीड्यता। जैसे कण एक दूसरे से दूर होकर द्रव्य से गैसीय अवस्था में आ गए, उसी प्रकार कणों को यदि पास लाया जाए
तो गैसीय से द्रव्य बनाया जा सकता है और फिर भर लीजिए गैस के सिलेंडर में। आप दाब लगाते जाइए गैसीय पदार्थ पर, कण पास आते जाएंगे और दाब की एक सीमा के बाद वह द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हो जाएंगे और इस प्रकार आप अधिक मात्रा में गैस का संग्रहण कर पाएंगे। यानी तापमान के साथ साथ दाब बढ़ाने से भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। लेकिन सिर्फ ऊष्मा या दाब ही नहीं है जिससे किसी पदार्थ की अवस्था बदली जा सके। इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें हैं। चलिए बताती हूँ कैसे। अब सभी ने अपने घर में गीले कपड़े सूखते हुए तो देखे ही होंगे। कभी सोचा है ये गीले कपड़ों का पानी जाता कहाँ है? कपड़े की सतह पर जो पानी के कण हैं, उन पर जैसे ही सूर्य की किरण पड़ती है, उन कणों में आती है गतिज ऊर्जा और वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं और हवा में मिल जाते हैं। यानी कण कण करके जल वाष्प बन जाता है। और यदि आपकी पुस्तक के अनुसार कहा जाए तो क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव्य के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। तो कपड़े सूखने की वजह वाष्पीकरण है। अब हम कपड़े सुखाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? उन्हें फैलाते हैं। अब कोने गोलमोल करके रख देंगे तो भी सूख जाएंगे, लेकिन फैलाकर रखेंगे तो जल्दी सूखेंगे। यानी वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है और आप जितना सतह का क्षेत्र बढ़ाएंगे, वाष्पीकरण की दर उतनी बढ़ जाएगी और कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। लेकिन कपड़े फैलाने के लिए हम धूप भी ढूंढते हैं, क्योंकि धूप कपड़ों के तापमान को बढ़ा देती है और तापमान बढ़ने से गतिज ऊर्जा बढ़ती है, जिससे कणों का आकर्षण बल कमजोर होता है और जलवाष्प जल्दी बनते हैं। यानी वाष्पीकरण तापमान पर भी निर्भर करता है। मगर इन कपड़ों को सुखाने में सबसे ज्यादा दुविधा आती है बारिश के दिनों में। दरअसल होता यह है कि हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में जलवाष्प हो सकता है। इस जलवाष्प की मात्रा को हम आर्द्रता कहते हैं और क्योंकि बारिश में आर्द्रता बहुत बढ़ जाती है, इसलिए गीले कपड़ों से जलवाष्प हवा में जल्दी नहीं जा पाता और कपड़ों को सूखने में समय लग जाता है। लेकिन बारिश हो रही है इसका मतलब ये थोड़ी है कि कपड़े सूखेंगे ही नहीं। कपड़े तो हमें तब भी सुखाने होते हैं। ऐसे समय में हम पंखे के नीचे सुखाते हैं कपड़ों को, क्योंकि तेज हवा से जलवाष्प के कण हवा में जल्दी उड़ जाते हैं और जलवाष्प की मात्रा में कमी आ जाती है और नए कणों को जलवाष्प में परिवर्तित होने में दुविधा भी कम होती है। आपने सुना होगा कि गर्मियों में हमेशा सूती कपड़े पहनने चाहिए, मगर हम कई बार सुनते नहीं हैं। सही बात है, बिना किसी सबूत के ऐसे कैसे मान लें, है ना? तो चलिए चिट्ठी और मैं आपको इसका सबूत देते हैं। गर्मियों में हम कोई भी शारीरिक क्रिया करें तो हमें पसीना आने लगता है और फिर थोड़े समय बाद हमें ठंडक महसूस होने लगती है। असल में होता यह है कि हमारे शरीर की सतह पर मौजूद होते हैं पानी के कण, जो हमारे आसपास से या फिर शरीर से ही ऊष्मा लेकर जल वाष्प बन जाते हैं और वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के बराबर की ऊष्मा हमारे शरीर से अवशोषित होती है, जिससे हमारा शरीर ठंडा हो जाता है और सूती कपड़ों में जल का अवशोषण करने की जो क्षमता है वो सबसे अधिक होती है। यही कारण है कि हमें गर्मियों में सूती कपड़े पहनने चाहिए। अब गर्मियों की बात चल ही रही है तो मेरे मन में एक और प्रश्न आया। आप सभी ने देखा होगा कि जब आप गर्मियों में एक ग्लास पे ठंडा पानी रखते हैं तो थोड़े समय के बाद उस ग्लास की बाहरी सतह पर पानी की बूंदें नजर आने लगती है, क्योंकि पानी की वजह से ग्लास की बाहरी सतह भी ठंडी होती है। अब हवा में जो पानी के कण सतह के सबसे पास है, उनका तापमान भी गिरने लगता है और जैसे कि हमने पहले भी देखा है कि तापमान कम होने पर पदार्थ गैस से द्रव्य हो जाते हैं, उसी तरह ठंडे ग्लास की सतह बिल्कुल पास वाले कण पास आकर द्रव्य अवस्था में आ जाते हैं। यानी ऐसा जरूरी नहीं है कि द्रव्य से गैसीय या गैसीय से द्रव्य करने में बहुत ज्यादा मात्रा में तापमान का बदलाव या ऊष्मा का लेन देन आवश्यक हो। रोज के वातावरण में जितनी ऊष्मा या तापमान है, उसमें भी अवस्था बदली जा सकती है। तो चलिए आज के विज्ञान के इस अध्याय को हम यही समाप्त करते हैं और एक बार फटाफट देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने देखा
कि पदार्थ अपनी तीनों अवस्थाओं में अदला बदली कर सकता है, ठोस से द्रव्य, द्रव्य से गैसीय या फिर इनकी उल्टी प्रक्रिया। इन अवस्था के बदलाव में तापमान और दाब की बहुत बड़ी भूमिका है। फिर हमने वाष्पीकरण को देखा कि द्रव्य से गैसीय में बदलाव बिना हमारी जानकारी के होता रहता है और वाष्पीकरण में सतही क्षेत्र, तापमान, आर्द्रता और वायु की गति की अहम भूमिका होती है। इन सब के साथ गर्मी में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए और ठंडे ग्लास में ओस बनने की वजह भी देखी। आशा करती हूँ वीडियो के जरिए आपको पाठ काफी अच्छे से समझ आ गया होगा। आज के लिए चिट्ठी और मैं आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं आपसे अगले पाठ में। धन्यवाद।